अब देखो आपने देखा है कि ज्योग्राफी में क्या होता है, काफी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं चीजों के, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी ऐसे ले लिया तो सिंपल सिंपल करके पढ़ लिया, है ना। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में क्या पढ़ा, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स किस तरीके से पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, जो प्रोसेसेस होती है उनको हमने समझ लिया मोड ऑफ ऑकरेंस में। अब हम क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन मिनरल का। तो मिनरल्स ऐसा है, इंडिया के अंदर बहुत मिनरल्स है, इंडिया के अंदर बहुत मिनरल्स है। इंडिया के लोग या इंडिया बड़ा किस्मत वाला है, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल। बहुत मिनरल भी है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मिनरल, बहुत सारे हमारे में बहुत तरीके के और बहुत क्वांटिटी में मिनरल्स है। समझ में आ रही है बात। रिसोर्सेस हमारे पास में मिनरल्स के काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा है कि एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे थोड़े अमाउंट में, कहीं पे वही वाला मिनरल थोड़े ज्यादा अमाउंट में, कहीं पे कोई अलग ही मिनरल हमको मिल रहा है। तो ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा कुछ यहाँ, थोड़ा कुछ यहाँ, इस तरीके से अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन आप देखो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, लेकिन मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं, मिनरल्स से हमको मिलते हैं मेटल्स और काफी सारी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती है। तो किसी भी कंट्री के अंदर मिनरल रिजर्व होना या फिर मिनरल डिपॉजिट होना एक काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि उसको मिनरल्स फिर या फिर जो मेटल्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है वो उसको दूसरी कंट्री से नहीं मंगाने पड़ेंगे। जब हम दूसरी कंट्री से मंगाएंगे उसी चीज को तो हमको महंगा पड़ेगा, है ना। तो हमारी कंट्री में अगर हमको चीजें मिल जाएंगी तो हमको दूसरी कंट्री को पैसा देके सामान यहाँ नहीं मंगाना पड़ेगा, और इवन यहाँ से हम इतना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कि हम यहाँ से भेज भी सकते हैं दूसरे देशों में, तो हमको फायदा होगा। समझ में आ रही है बात। तो इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारे यहाँ कौन से मिनरल है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। अब देखो डिपॉजिट तो है, डिपॉजिट और रिजर्व और माइन के अंदर क्या अंतर होता है ये समझना, कि कोई सा भी एरिया है वहां पर क्या है, कोल डिपॉजिट है। मतलब कोल डिपॉजिट होना मतलब क्या, वहां पे इकट्ठा कोल है, खूब सारा कोल है वहां पे, उसी को क्या कहते हैं, डिपॉजिट, या फिर कहा जाए तो रिजर्व। वहां पे है कोल, ऐसा, ठीक है, वहां पे कोल है। अब उसमें से फिर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि जिस भी एरिया के अंदर कोल के डिपॉजिट है या फिर कोल के रिजर्व हैं, वहां पर या तो वो एरिया मार्केट से पास में है कि नहीं, वहां से अगर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे चीजों को तो हमको पैसा तो ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब इतना तो नहीं लग जाएगा कि हम कवर ही ना कर पाए फिर उस पैसे को। मतलब पैसा अगर लगा रहे हैं उसके एक्सट्रैक्शन में, तो फिर वो बिकने के बाद में इतना पैसा हमको रिटर्न में मिल भी जाना चाहिए कि सारा कुछ कवर हो जाए, प्रॉफिट हो जाए उस चीज से, है ना। ये चीज भी देखी जाती है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। जब सारे फैक्टर्स अच्छे होते हैं कि हाँ बढ़िया, यहाँ से काफी फायदा है, अगर हम इस रिजर्व या इस डिपॉजिट में से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको फायदा हो जाएगा, तभी वो रिजर्व और वो डिपॉजिट क्या कहलाया जाता है, माइन कहलाया जाता है। उसमें से जब एक्सट्रैक्शन शुरू होता है, जब रिजर्व और डिपॉजिट को एक्सट्रैक्शन के लिए शुरू कर दिया जाता है, मतलब आगे और निकालना शुरू कर दिए जाते हैं, सारा कुछ सोच समझ के अच्छे से, तभी वो डिपॉजिट और रिजर्व क्या कहलाया जाता है, माइन कहलाया जाता है, यानी कि खदान। समझ में आ रही है बात। तो India is fortunate to have fairly large and varied mineral resources. However, these are unevenly distributed. Factors affecting economic viability of the reserve, क्योंकि हमको इन सारी चीजों के बारे में सोचना ही पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि चलो खोद के निकालेंगे मिनरल, ऐसे नहीं कर सकते हम, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द और, मिनरल उस जो भी हम और जितना पूरा एरिया, जैसे कि मान लो ये एरिया है, अब यहाँ से हमको कोई सा भी और निकलेगा, तो जब वो और निकलेगा तो ऐसा नहीं कि उसमें से जो खराब चीजें हैं वही बहुत सारी और मिनरल इतना सा निकल के आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब उस और में से मिनरल भी इतना निकलना चाहिए कि हमको दिक्कत ना हो, है ना, उस चीज को बेचने में। द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ऐसा नहीं कि बहुत ही गड़ा हुआ है, बहुत ही अंदर है, बहुत ज्यादा ही अंदर है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, है ना, आसानी से निकल जाएगा तो काफी अच्छी बात है। और उसके बाद में मार्केट से क्लोजनेस है कि नहीं, कि भैया हमको काफी दूर तो नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को भी समझना पड़ता है अगर हमको रिजर्व को माइन में डिपॉजिट करना है। जब ये सारी डिमांड, दस टू मीट द डिमांड एंड चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन, इन सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। When this is done, जब ये चीज हो जाती है, सारा हमने सोच समझ लिया होता है, डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ माइन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको ध्यान लगा के चीजों को समझना है। अब क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है कि जब आप खोदने लगेंगे आपको अलग अलग तरीके के मिनरल मिलेंगे, तो उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दो, पढ़ने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो देखो पहले मिनरल ऐसे होते हैं जो कि मेटेलिक होते हैं, है ना, मतलब मेटल
मेटेलिक मिनरल तो आप समझते हो है ना, जिसमें से मेटल निकलते हैं, ठीक है, मेटल की अपनी क्वालिटी होती है, अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। दूसरा होता है नॉन मेटल, मतलब जो मेटेलिक नहीं होते, जिनमें से मेटल नहीं निकलते, उनके अलावा जो है वो नॉन मेटल्स बनेंगे, जैसे कि अभी बात करेंगे हम आगे, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स हो जाएंगे जिसमें से जिनको जला के बर्न करके उसमें से क्या निकाली जा सके, एनर्जी निकाली जा सके, जैसे पेट्रोलियम हो गया और बाकी सारी जैसे गैसेस वगैरह हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे, एनर्जी वाले हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, एनर्जी मिनरल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से मिनरल्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मेटेलिक के क्या है, फर्दर डिवीजन है। मेटेलिक को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। मेटल में हमको कुछ मेटल्स तो ऐसे मिलते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट हमको मिलता है। तो जिसके अंदर आयरन कंटेंट मिलता है उसको क्या कहा जाता है, फेरस मेटेलिक मिनरल। समझ में आई बात, जैसे कि आयरन ओर हो गया, आयरन निकलेगा, मतलब आयरन मिलेगा इसमें से, है ना। मैंगनीज हो गया, निकल हो गए, कोबाल्ट हो गए, ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, फेरस मेटेलिक मिनरल कहलाए जाएंगे। नॉन फेरस में क्या क्या आ जाएंगे, जिसमें से हमको आयरन नहीं मिलेगा, है ना, चुंबकीय नहीं होंगे वो। क्या क्या होगा, चुंबकीय नहीं, आयरन नहीं मिलेगा, चुंबकीय को काट दो, आयरन नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। नॉन फेरस में अगर हम देखें तो कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन फेरस में आ जाएंगे, मतलब इनके अंदर हमको आयरन कंटेंट नहीं मिलना। तीसरा अगर हम देखें तो प्रेशियस, जो कि जिससे खूब पैसा मिलता है, लेकिन ना वो मेटेलिक है ना वो नॉन मेटेलिक है, दोनों में नहीं आ रहे हैं, मेटल नहीं है वो, ठीक है, अलग तरीके से जो है वो मेटल्स, वो क्या है, मिनरल्स प्रेशियस हैं, बस वो संभालने लायक हैं, ठीक है। क्या हो गए, गोल्ड है, सिल्वर हो गए, प्लैटिनम हो गए, ठीक है। तो जैसे हमने समझ लिया क्या मिनरल में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और लास्ट वाला क्या था, एनर्जी, ठीक है। तो मेटेलिक तो हमने अच्छे से क्लियर समझ लिया। अब नॉन मेटेलिक और इसको समझिए, एनर्जी मिनरल्स को। नॉन मेटेलिक में क्या क्या आ जाएंगे आपके, मिका आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, पोटैश आ जाएगा, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके नॉन मेटेलिक मिनरल है, मतलब मेटल्स नहीं है ये सारे। समझते हो ना, अब ये तो सारे मेटल नहीं होंगे, ठीक है। और एनर्जी रिजर्व्स या फिर एनर्जी मिनरल्स में क्या क्या आ जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, जिनको जलाकर या फिर उनको कुछ कुछ उसके अंदर प्रोसेस करवाकर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं पूरे क्लासिफिकेशन। एक बार और यहाँ से शुरुआत वाली स्लाइड से हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मेटेलिक में क्या होते हैं, मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस, ठीक है। जिसके अंदर फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। फेरस में हमको क्या देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस में जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, और प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद में मेटेलिक में हमने क्या देखा, नॉन मेटेलिक में हमने क्या देखा, नॉन मेटेलिक में हमको ऐसे मिलते हैं जैसे कि पोटेशियम वगैरह सारे जो हो गए आपके, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, नॉन मेटेलिक के अंदर आ जाएगा। वहीं एनर्जी मिनरल्स क्या हो जाएंगे, ऐसे मिनरल जिससे एनर्जी निकाली जा सकती हो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हो गया। अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।